हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि क्या इस फर्म के अंदर यानी कि मार्क्सन्स के अंदर हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन उस सब चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए हम सब चीज़ें पहले अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई साहब कितना लगाना है, कैसे लगाना है, रिस्क कितना है, वो सब अभी बाद में बात करूंगा। पहले आप समझो अच्छे से, क्योंकि समझने के बाद अपने पैसे डालने में ना मज़े अलग है। तो आराम से बात कर रहे हैं। इसमें अभी एक और दो वीडियो और भी मैं आपको शेयर करूंगा। पूरी बात जानने के बाद हम इसमें एक्सपोजर अपना बढ़ाएं या उतना ही रखें जितना पहले था, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा, पिछला क्वार्टर जो था वो 5.4% यानी कि 5.4% की सेल्स बढ़ी थी, और उसकी वजह से जो बॉटम लाइन है यानी कि नेट प्रॉफिट 26% बढ़ा था। और इसी चीज़ को हम ध्यान रखें कि भाई साहब, ग्रोथ करने के लिए आपको कैपिटल कहाँ से चाहिए, कि ग्रोथ करनी है आपने, और क्या आपकी कंपनी रेगुलरली ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिएगा, ये कंपनी अभी भी 12 के पी पर चल रही है। साल भर का प्रॉफिट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए से लेके 300 करोड़ के बीच में आ सकता है, और कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ है। और जो कंपनी के एमडी और सीईओ हैं मार्क सिल्धाना जी, वो क्या लेके आए इसके लिए, तो उन्होंने इस क्वार्टर में एक बढ़िया काम कर दिया। क्या काम कर दिया उन्होंने? एक जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, या हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइवेट इक्विटी है, ओरीमेड। ओरीमेड वास्तव में एक ऐसा फंड हाउस है जो केवल और केवल फार्मा या फार्मा रिलेटेड बिजनेस के अंदर ही पैसा लगाता है। यहाँ पर सुरक्षा डायग्नोसिस एक कंपनी है अनलिस्टेड स्पेस में, उसके अंदर उनकी होल्डिंग है। इसके अलावा एडवांस एंजाइम जैसी कंपनी के अंदर भी उनकी होल्डिंग है। और अब उन्होंने मार्क्सन के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करने की ठानी है वारंट्स के थ्रू, और वो उस वारंट्स का भाव होगा 74 रुपीज़, यानी कि जो अभी बाजार में शेयर भाव है 72 रुपीज़ एंड 60 पैसा, उसी के आसपास है। अब यहाँ पर ये जो प्लेयर्स हैं, ये कंपनी जब पैसा लगाती हैं तो ऑप्शनल लगाती है। उन्होंने कहा कि देखिएगा, अभी हम पैसा डाल देते हैं आपके अंदर, और 74 रुपीज़ के भाव में अगर कंपनी का शेयर का भाव ऊपर चला गया तो हम 74 में शेयर्स ले लेंगे, अदरवाइज इस पैसे को डेट की तरह समझिए। यानी कि ऑप्शन जो है वो ओरीमेड के पास है, और ओरीमेड ने यहाँ पर जो कैपिटल डाली है वो वास्तव में इतनी कैपिटल है जिससे कि कंपनी को यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, और कंपनी की मैनेजमेंट का मानना है कि 2024 तक इस सेल्स को, यानी कि अगले 3 साल के अंदर जो सेल्स आ जाए, इसको डबल करने का टारगेट है। तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट इस सेल्स को, जो अभी सेल्स एनुअल बेसिस पे कर रही है, उसको डबल कर सकती है, तो इसके लिए इन्होंने कैपिटल डाली है। इसके अलावा प्रमोटर जो है मार्क सिल्धाना जी ने भी जो है अपनी अलग से कैपिटल डाली है, और वो भी 74 रुपीज़ के आसपास है। तो 74 रुपीज़ का प्राइस दोनों ने जो है फिक्स किया, और उसी के ऊपर ये और फर्दर कैपिटल डाल रहे हैं। तो ये जो कैपिटल फर्दर कैपिटल डाल रही है नए शेयर्स के रूप में, तो जो भाव नए शेयर्स के रूप में अगर उसी भाव पर हमें बाजार में शेयर मिले, तो मुझे लगता है कि अभी भी हम थोड़ी सी बाइंग जरूर से ज़रूर करनी चाहिए। मैं भी थोड़ी सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब फाइनल रिमार्क्स करूँगा तो मैं आगे बात करूँगा। तो ये दोनों जो आउटकम है ये पॉजिटिव है। अब मैं आपके साथ बात करूँगा इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल्स में बात तो मैंने पहले की थी, लेकिन इतनी डिटेल में बात नहीं की थी जितनी आज करूँगा। देखिएगा, जो Q1 के जो रिजल्ट्स थे, इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जो मार्च के अंदर जो प्रॉफिट थे, जो मार्च क्वार्टर में उतने प्रॉफिट नहीं थे, उससे कम प्रॉफिट आए इनके पास। मार्जिन्स जो है वो भी घटे, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स भी घटे। लेकिन फिर भी ऐसा क्या खास था कि जिसको अगर हम इग्नोर कर सकते हैं? तो देखिएगा, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जब हम कभी प्रॉफिट करते हैं तो सेल्स में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो उस एक्सपेंसेस में एक मेजर कंपोनेंट होता है रॉ मटेरियल का और पैकिंग मटेरियल का, क्योंकि फार्मा के अंदर पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंपनी के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर दवाइयाँ भेजती है, तो करीबन 25-26 कंट्रीज़ के अंदर इनकी दवाइयाँ जाती हैं, तो उसके अंदर लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छी चाहिए। लेकिन इस बार लॉजिस्टिक के अंदर जो कंटेनर्स की कॉस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से इनको अपनी जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा, उसमें काफ़ी महंगा खर्चा इनको उठाना पड़ा। तो जो पैकिंग मटेरियल था वो क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से इम्पैक्टेड हुआ, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ईबिटा मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन तीनों इम्पैक्ट किए। तो यहाँ पर इस पूरे बिजनेस के अंदर सेल्स ग्रोथ थी, एक्सपेंसेस बढ़ गए, इसलिए प्रॉफिट के मार्जिन्स घट गए।
कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि देखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो इनकी रेटिंग थी वो इंड ए माइनस से इंड ए कर दी। तो इंड ए करने का मतलब है कि स्टेबिलिटी फाइनेंशियल फ्रंट्स पर बढ़ गई। ईपीएस 1.5 रुपये की, यानी कि साल भर की हम 6 रुपये मान लेते हैं अभी मोटा मोटी। हालांकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट का देखिएगा, ये फर्स्ट क्वार्टर था, सेकंड क्वार्टर इस क्वार्टर से बढ़िया होगा, और थर्ड क्वार्टर ये कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो थर्ड क्वार्टर इनका इस साल का शायद बेस्ट क्वार्टर भी हो सकता है। तो तीसरा क्वार्टर हो सकता है बहुत अच्छा। चौथे क्वार्टर के बारे में गाइडेंस नहीं है अभी भी। तो कुल मिला के 62.6 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, पीबीटी 74.8 और 349 करोड़ की जो है सेल्स इन्होंने जनरेट की। अब यहाँ पर 349 करोड़ की जो सेल्स थी वो पिछले साल 331 थी, तो वहाँ से तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ईबिटा मार्जिन्स जो है, ईबिटा देखिएगा 77 पॉइंट और वो 10% बढ़ गए। ईबिटा मार्जिन्स जो है वो 22% पे है, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस भी यही है कि ईबिटा मार्जिन्स 20% से लेकर 25% के बीच में रखेंगे। और पैट जो है वो 26.8% से इंक्रीज़ हो गया। तो ये सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, और इसका मतलब है कि इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़े। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी अच्छा कर रही है। आप देखिएगा, कंटिन्यूइंग आवर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इन एग्जिस्टिंग मार्केट, और ये देखिएगा एक्सपेंड करने में बहुत आगे है। और मुझे इस शेयर्स के अंदर जो अट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनमें ग्रोथ और जो एक्सपेंशन है वो सबसे ज़्यादा कर रही है। 2 न्यू प्रोडक्ट्स इन यूके एंड यूरोप मार्केट। यूके और यूरोप मार्केट के अंदर इन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिए। पूरे साल भर में इन्होंने 5 प्रोडक्ट अभी और लॉन्च कर रहे हैं इसी मार्केट के अंदर। R&D पे जो है 1.4% ऑफ द सेल्स इन्होंने टारगेट रखा है कि खर्च करेंगे, और हालांकि उसकी 1 किस्त इन्होंने खर्च कर दिए। Q1 22 के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए कैपेक्स में डाले, और ये कैपेक्स डाला है गोवा के अंदर ही, जो इनका प्लांट है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंस इशू आपको ये बता रहा है कि जी आपको कैपिटल की दिक्कत नहीं है, आपको कैपिटल मिलेगी। अब ये जो कैपिटल मिल रही है तो वो देखिएगा कितनी कैपिटल मिल रही है, 365 करोड़ और भी मैट डालेगा। ठीक है जी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और इसके अलावा 210 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास कैश इन हैंड भी है। और भी मैट 10.7% का स्टेक होल्डर हो जाएगा अगर वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता है। अगर वो डेट की तरह ही पैसा वापस ले लेता है तो फिर तो देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इक्विटी डाइल्यूट होगी। लेकिन इक्विटी डाइल्यूट अभी नहीं होगी क्योंकि उनके पास वारंट 74 पे लेने की ऑप्शन है। ऑल्सो इशूड 10 लाख वारंट्स टू द प्रमोटर, और 10 लाख प्रमोटर को भी, यानी कि जो हमारे मार्शल दाना जी हैं वो भी जो है 10 लाख जो शेयर्स हैं वो वारंट्स के रूप में 74 के भाव लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें नेगेटिव रूप में बता रहा हूँ, लेकिन उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, इनका मार्जिन 57.9 था ग्रोस मार्जिन, जो घटकर 53.5 हो गया पिछले साल, और पिछले Q4 जो था वो इनका बेस्ट क्वार्टर था। इतना ग्रोस मार्जिन अभी नहीं आएगा। तो कंपनी की गाइडेंस को देखें तो 50 से 55% के बीच में ही ग्रोस मार्जिन रहेगा, तो ये वाले मार्जिन से भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल फ्रंट पर आप 50 से 55% का ही ग्रोस मार्जिन समझेंगे। ईबिटा देखिएगा, इनका पिछले साल से तो देखिएगा वो 10% ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर यानी कि जो मार्च क्वार्टर उससे काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ईबिटा मार्जिन 22.2% है। तो ये नहीं आएंगे 28.9। तो इसमें खुश होने की बात नहीं, क्योंकि जो Q4 21 में आया था उतना मार्जिन नहीं आएगा इनके पास, आगे भी उम्मीद नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट देखिएगा, पैसा ब्याज का घट गया है। डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन 7.59, अदर इनकम 5.9। तो अदर इनकम का कंपोनेंट अच्छा है, क्योंकि जो पैसा इनके पास पड़ा हुआ है तो वो आपको कैश जनरेट करके दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 74.8, ये देखिएगा पिछले साल के मुकाबले में प्रॉफिट बढ़ गया। यानी कि ये जो प्रॉफिट बढ़ा है इसका जो मुख्य कारण है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। फिर टैक्स को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 62.6 है। तो जो पिछले साल के मुकाबले में तो अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले में करीबन 17 करोड़ रुपए कम है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.6 से घटकर 17.6 हो गया, और कंपनी की गाइडेंस भी है कि 15% से 20% के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पर ये जो इनके मार्जिन है, तो देखिएगा ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ कैसे हैं। तो अभी ये ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ 300 से लेके 350 करोड़ के बीच में सेटल कर दिया इन्होंने, यानी कितने सेल्स इनकी लगभग रहेगी अब, और बाजार को यही चाहिए।
मैं आपको एक शेयर प्राइस के मामले में एक बात बता देता हूँ कि बाजार केवल 2 क्वार्टर और इंतजार करेगा, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वार्टर। बाजार को इस शेयर में स्टेबिलिटी चाहिए। इस शेयर में पास्ट में क्या रहा है कि पास्ट में इनके बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि जिस तरीके से यूएस एफडीए ने पीछे अगर पिछले 2-3 साल पहले जाएं तो जिस तरीके से अप्रूवल्स नहीं आते थे प्लांट के, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। डेट इनकी बैलेंस शीट में था, तो एक क्वार्टर में अच्छा करते थे, दूसरे में ख़राब कर देते थे। तो शेयर अभी 11-12 की पी रेशियो पे चल रहा है, लेकिन इस शेयर में मैं ग्रोथ तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि ग्रोथ तो इस बिज़नेस में है ही। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अगले 2-3 क्वार्टर में स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ आए थोड़ी बहुत भी, क्योंकि जैसे ही 2-3 क्वार्टर में थोड़ी सी ग्रोथ के साथ ये स्टेबल कर गए ना इसी अर्निंग्स को, जो अर्निंग आप देख रहे हैं, इससे शेयर्स की री रेटिंग हो जाएगी। ये शेयर सीधा 20 से 22 की पी रेशियो में ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो इस शेयर्स के अंदर हमें ये नहीं देखना अभी कि ये कितनी तेज़ी से ग्रो करेंगे। इस शेयर्स में हमें ये देखना है कि क्या ये प्रॉफिट अगर 2 क्वार्टर और मेंटेन कर गए तो मार्केट की परसेप्शन बदल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा रैशनल है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। ये EBITDA मार्जिन अब देखिएगा 20 और 25% के बीच में रहेंगे, वहीं पर स्टेबल हो जाएंगे। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास रहेंगे। पैट मार्जिन 15 से 20% के बाद, और ये देखिएगा ये 14.1 हो गए थे Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो जब जब इसके मार्जिन रिड्यूस होते हैं तब तब ये इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, इससे शेयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर्स 11-12 के पी रेशियो पे चल रहा है उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। पहले पिछले क्वार्टर में 26 थी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अबव 20% भी रहेगी ना, तो हमारे लिए ये सेटल है। 20% पे भी हमें पता है कि भाई साहब हमारा शेयर जो है अब 25 भी नहीं देगा ना, 20% भी देगा, और तब भी हमें 72 रुपये के भाव में हमारा शेयर बढ़िया, हमें नहीं ज़्यादा कमाई भी देगा, तब भी मुझे लगता है 20% के रिटर्न्स भी अगर इसने जनरेट कर दी तब भी 72 रुपये से ऊपर का ही प्राइस होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%। मतलब आप ये देखिएगा कि जो कंपनी 50-50, 40-40 की पी रेशियो पे सेम सेगमेंट में काम करती हैं, उन कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी 20-25% है। नेट डेट देखिएगा, डेट और EBITDA के सामने जो अर्निंग, तो वो अब माइनस में हो गया, तो वो भी डेट फ्री कंपनी। अब फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो देखिएगा 4 गुना अपनी फिक्स असेट्स के मुकाबले में सेल जनरेट करते हैं। नॉर्मली कंपनियां इस सेगमेंट में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर पाती हैं, ये 4 टाइम्स कर रही है। तो जो भी इनके पास फिक्स असेट्स है उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर भी बेहतरीन है। तो अब ये जो फाइनेंशियल्स है, इसके बाद मुझे आगे क्या लगता है, क्या इसमें सॉफ्ट एनालिसिस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे काम करती है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। बट खुल के खरीदना है या खरीद कर इंतज़ार करना है, या बाज़ार में क्या डाउनसाइड हो सकती है, अगली वीडियो को इंतजार करिए, क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है आपका। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।